मुंबई, वो शहर जहां रातें कभी पूरी तरह नहीं सोती। अब 90 के दशक में इसी शहर की सड़कों पर एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर बड़े बड़े फिल्म निर्माता, बिल्डर, कारोबारी रातों को जागने लगते थे। फोन की घंटी बजती थी और दूसरी तरफ से एक हल्की आवाज आती थी, भाई बात करना चाहता है। और इसके बाद शुरू होता था डर, खून और खामोशी का खेल। यह कहानी है अब्बू सलेम की, एक ऐसे आदमी की जिसने आजमगढ़ की तंग गलियों से निकलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना ऐसा आतंक बनाया कि गोलियों की आवाज भी उसके नाम से पहचानी जाने लगी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा खूंखार चेहरे के पीछे कभी एक ऐसा लड़का था जो मुंबई की गलियों में ब्रेड सप्लाई किया करता था। फिर आखिर कैसे एक मामूली डिलीवरी बॉय भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में बदल जाता है। अब्बू सलेम, एक ऐसा नाम जिसने 90 के दशक में मुंबई की रातों को गोलियों की आवाज से भर दिया था। आजमगढ़ के सराय मीर गांव से निकला एक साधारण सा लड़का जो कभी मुंबई की गलियों में ब्रेड डिलीवरी करता था, बाद में उसी शहर में डर का दूसरा नाम बन जाता है। उसका असली नाम अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी था। सीबीआई रिकॉर्ड के मुताबिक उसका जन्म 1969 में हुआ, जबकि मुंबई पुलिस की कई फाइलों में 1962 भी लिखा गया। यही उसकी कहानी की पहली रहस्यमयी बात थी। उसके पिता पेशे से वकील थे, लेकिन सड़क हादसे में उनकी मौत के बाद परिवार टूट जाता है। पैसों की तंगी ने उसे बहुत जल्दी समझा दिया था कि गरीबी इंसान से उसका डर छीन लेती है। दिल्ली में टैक्सी चलाने के बाद 1985 में वो मुंबई पहुंचता है। बांद्रा और अंधेरी के बीच ब्रेड सप्लाई करने वाला वही लड़का बाद में रियल एस्टेट के धंधे में आता है और फिर अपराध की दुनिया में फिसल जाता है। 1988 में पैसों के झगड़े में एक आदमी पर हमला करता है और अंधेरी पुलिस स्टेशन में होता है उसके खिलाफ पहला केस दर्ज। अब उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये मामूली झगड़ा आगे चलकर भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक की शुरुआत बनेगा। मुंबई में उसकी असली एंट्री तब होती है जब उसने अपने चचेरे भाई अख्तर के जरिए डी कंपनी के लोगों से संपर्क बनाया। अख्तर दाऊद इब्राहिम के करीबी सैयद टोपी के लिए काम करता था। अबू सलेम ने शुरुआत में सिर्फ ड्राइवर का काम किया। 1989 से 1993 तक वो हथियार, नकदी और अवैध सामान एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करता था। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी उसकी टाइमिंग। कहा जाता है कि वो पुलिस की नाकाबंदी से मिनटों में पहले रास्ता बदल देता था। इसी वजह से डी कंपनी ने उसे अबू सामान कहना शुरू किया। 1992 में उसने अभिनेता संजय दत्त तक हथियार पहुंचाने में भूमिका निभाई। फिर आया मार्च 1993, मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके, 12 धमाके, 257 से ज्यादा मौतें, 1400 से ज्यादा घायल। जांच एजेंसियों के मुताबिक अबू सलेम ने हथियारों और लोगों की मूवमेंट में अहम रोल निभाया था। धमाकों के बाद जब मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तब वो दुबई भाग गया। वहीं से उसने किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग नाम की कंपनी चलाई। लेकिन असली कारोबार डर और खून का था। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुबई में रहते हुए वो हर रात भारत के अलग अलग नंबरों से कॉल करा करता था। सिर्फ अपनी आवाज से करोड़ों की वसूली कर लेता था। उसकी आवाज ही उसका हथियार बन चुकी थी। 90 के दशक के बीच में डी कंपनी टूटने लगी। छोटा राजन अलग हो चुका था और दाऊद के कई शूटर मारे जा रहे थे। तब अब्बू सलेम ने एक नई चाल चली। वो आजमगढ़ और आसपास के इलाकों से बेरोजगार मुस्लिम युवकों को मुंबई बुलाता है, उन्हें शूटिंग करवाता है और अगले ही दिन वापस गांव भेज देता है। मुंबई पुलिस के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए वो आसानी से बच भी निकलते थे। यही वो रणनीति थी जिसने उसे डी कंपनी में बेहद ताकतवर बना दिया था। अनीस इब्राहिम का समर्थन मिलने के बाद उसे बॉलीवुड और फिल्म फाइनेंसिंग का काम सौंपा गया। अब फिल्म इंडस्ट्री में उसका आतंक ऐसा था कि बड़े बड़े निर्माता फोन की घंटी बजते ही डर जाते थे। गुलशन कुमार मर्डर केस में उसका नाम सबसे ज्यादा गूंजा। 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार को मंदिर के बाहर गोलियों से छलनी किया गया तब मुंबई कांप उठती है। जांच एजेंसियों का मानना था कि इस हत्या के पीछे अब्बू सलेम का नेटवर्क था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि दाऊद खुद इस हत्या से खुश नहीं था, क्योंकि इससे बॉलीवुड पर डी कंपनी की पकड़ कमजोर होने लग रही थी। राजीव रॉय, राकेश रोशन और मनमोहन शेट्टी जैसे लोगों पर हुए हमलों में भी उसका नाम सामने आता है। एक समय था जब एक फिल्म रिलीज होने से पहले निर्माता कहानी से ज्यादा यह सोचते थे कि अब्बू सलेम का फोन कब आएगा। लेकिन हर गैंगस्टर की कहानी में एक मोड़ आता है। अब्बू सलीम के लिए वो मोड़ था उसका बढ़ता घमंड और छोटा शकील से दुश्मनी। 1998 के बाद उसने दाऊद से दूरी बना ली। कहा जाता है कि दुबई में उसे खत्म करने की भी तैयारी हुई थी, जिसके बाद वो लगातार ठिकाने बदलता रहा।
20 सितंबर 2002 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में इंटरपोल ने उसे अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों नकली पासपोर्ट पर रह रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसका सैटेलाइट फोन जीपीएस तकनीक से ट्रैक किया गया। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय इस तरह की ट्रैकिंग बेहद कम इस्तेमाल होती थी। भारत लाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई चली। पुर्तगाल ने साफ शर्त रखी कि भारत उसे फांसी नहीं देगा। नवंबर 2005 में उसका प्रत्यर्पण होता है, लेकिन जेल में भी उसका डर खत्म नहीं होता। 2010 में जेल के अंदर मुस्तफा डोसा के साथ हिंसक झड़प में उसके चेहरे पर धारदार चम्मच से हमला होता है। 27 जून 2013 को तलोजा जेल में शाहिद आजमी हत्याकांड के आरोपी देवेंद्र जगताप ने उस पर गोली भी चलाई थी, जिसमें उसके हाथ में चोट लगी थी। यह हमला दिखाता था कि जेल की दीवारों के अंदर भी दुश्मनी जिंदा रहती है। 16 जून 2017 को विशेष सीबीआई अदालत ने 1993 मुंबई बम धमाके मामले में उसे दोषी ठहराया। इससे पहले 25 फरवरी 2015 को प्रदीप जैन हत्याकांड में उसे उम्र कैद मिल चुकी थी। आज वो नासिक रोड सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रही। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बॉलीवुड में हवाला के जरिए हजारों करोड़ लगाए थे। सीबीआई की शुरुआती अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2000 और 2001 के बीच उसने लगभग 2 अरब रुपए के लेन देन किए थे। कुछ रिपोर्ट में उसकी कुल संपत्ति 55 अरब रुपए तक बताई गई। उसके पास अमेरिका का वर्क वीजा भी था और वो अलग अलग नामों से कारोबार करता था। उसकी निजी जिंदगी भी उतनी ही विवादित रही। पहली पत्नी समीरा जुमानी ने उसे हिंसक मनोरोगी कहा था। वहीं मोनिका बेदी के साथ उसका रिश्ता मीडिया के सबसे चर्चित कहानियों में रहा। हैरानी की बात यह है कि जेल में रहते हुए भी उसने गाने लिखे। 2013 में पंजाबी गायक सुखा दिल्लीवाला ने दावा किया कि वो अब्बू सलीम द्वारा लिखा गीत रिलीज करेगा। शायद यही अब्बू सलीम की सबसे डरावनी सच्चाई है। वो सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से खेलता था, और इसी वजह से उसका नाम आज भी भारतीय अंडरवर्ल्ड के सबसे खौफनाक कहानियों में गिना जाता है। ऐसी क्राइम स्टोरीज को फॉलो करने के लिए देखिए MATV न्यूज।